एक बहुत बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर जिस खबर पर चर्चा होनी चाहिए, देश की सरकार को सामने आकर के जवाब देना चाहिए, उस खबर पर चर्चा तक नहीं होगी। उस खबर पर बात तो छोड़िए, जवाब तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं होगी। वो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। चाबहार पोर्ट परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। भारत बाहर हो गया है चाबहार पोर्ट परियोजना से। और सबसे बड़ी बात यह है, ना केवल बाहर हुआ है, बल्कि जैसे ये खबर बाहर आई, डायरेक्टर के इस्तीफे हो गए। जो सरकारी वेबसाइट थी उसको डिलीट कर दिया गया है, यह खबर सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, 120 मिलियन डॉलर का भारत का निवेश था। भारत ने 120 मिलियन डॉलर दिए थे। अगर पैसे के लिहाज से मैं बात करूं, रुपए के लिहाज से, तो 1086 करोड़ रुपए, यानी 1086 करोड़ रुपए भारत ने वहां पर लगा दिए थे। अगर आप इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझना चाहें तो यूं समझिए कि 1,08,600 लोगों को लाइन में खड़ा करके अगर 1-1 लाख रुपए की गड्डियां पकड़ाई जाए, तब जाकर के पैसा बनता है। और ना केवल पैसे की बात है, बल्कि चाबहार पोर्ट ईरान का वो पोर्ट जिसके जरिए मिडल ईस्ट में हम पहुंचते हैं, और वो पोर्ट जिसके लिए भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। शुरुआत जिसकी हुई, आधारशिला जिसकी रखी गई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर, उसके बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने इस काम को सिरे पर चढ़ाया और मोदी जी के राज में वो काम पूरा हुआ। और नरेंद्र मोदी इस काम का क्रेडिट ले रहे थे। नरेंद्र मोदी वो चैनलों पर बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे और क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी? मोदी साहब ने कहा कि चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा काम है जी। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। यानी नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे चैनलों पर बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, यानी अब इसमें कुछ भी टस से मस इधर उधर कुछ नहीं होना है, फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है, ये मोदी साहब ने कहा। और इसके बाद में आगे वो जोर दे करके कहते कॉन्फिडेंस के साथ में, और उनके कॉन्फिडेंस का तो क्या ही कहना, पूरा देश इस कॉन्फिडेंस पर ही तो एक तरीके से लट्टू हो गया। मोदी साहब ने कहा कि सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा काम हुआ है। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। यानी मोदी साहब ये बता रहे थे कि कैसे पूरे सेंट्रल एशिया में उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो भैया अब उन्हीं की सरकार है, यही सरकार कह रही थी कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़ा काम किया है, अब क्यों सरकार बाहर हो गई? इसके बाद में मोदी जी ने कहा सबसे बड़ी चीज, और जो आज ये फैसला जब हो रहा है, जब भारत इस चाबहार पोर्ट से बाहर आ गया है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को खुश करने या तीसरे व्यक्ति की नाराजगी को लेकर के फैसला नहीं करने वाला हूं। मोदी साहब ने कहा कि किसी तीसरे के निर्णय के आधार पर मैं फैसला नहीं करूंगा। किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो अब आप बताइए क्या कहा जाए। मोदी साहब टीवी पर बैठ करके देश को बता रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ में, अपनी 56 इंच की छाती में पूरी सांस भर करके कह रहे थे कि मैंने किसी तीसरे आदमी को लेकर के ये फैसला नहीं किया है कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं जी कि फला आदमी क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये सोच करके मैं फैसला नहीं करता हूं। इतनी बड़ी खबर जो है वो सामने आई, और इतनी बड़ी खबर को जो है दबा दिया जाए तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। इसी को लेकर के मैंने विस्तार से बात की है डॉक्टर राकेश पाठक से। आप समझिए जरा, ये जो चाबहार पोर्ट है ये हमारे लिए कितना जरूरी था, ये परियोजना हमारे लिए कितनी जरूरी थी। बात केवल पैसे की भी नहीं है, पैसे की भी है, लेकिन मसला बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और मीडिया इस पर जवाब देगी, या इसको भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक साबित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ये
दर्शकों को जरा समझाइए बिल्कुल आसान भाषा में। मैं आपसे चाहता हूं कि ये मसला जो है वो इतना बड़ा है और ये इतनी बड़ी जो है वो एक तरीके से खबर, और इसको बिल्कुल आप ये कहिए कि दबाने के लिए मुंबई में मेयर बीजेपी का बनने जा रहा है, टीवी पर इसकी चर्चा हो रही है, बीजेपी के लोग हंस रहे हैं, हंसी नहीं रुक रही है। मैं कई बीजेपी के नेताओं को देख रहा था, वो बोल नहीं पा रहे हैं, हंसी हंस रहे हैं केवल। नीतीश राणे के बेटे का मैं जिक्र कर रहा हूं, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि टीवी पर इस खबर की बिल्कुल चर्चा नहीं होगी, ये दर्शकों को समझाइए कि कितना जरूरी था और इससे कितना बड़ा झटका जो है भारत को लगने जा रहा है। धर्मेंद्र जी, चर्चा तो इसलिए नहीं होगी कि एक बड़ी चर्चा वायरल हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया के 3-4 एंकर लोक कल्याण मार्ग में बैठे थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था, ये मेरी बड़ी जीत है, चाबहार समझौता, चाबहार पोर्ट ट्रस्ट पर काम शुरू होना। उन्होंने बार बार कम से कम 3 वाक्यों में अपनी उपलब्धि बताई थी। मेरी कहा था, ये भी नहीं भारत सरकार। और बड़ा जोर देकर, बड़ी गंभीरता के साथ में, जो उनका एक स्टाइल है। बिल्कुल देखने लायक वीडियो है। चूंकि हमारी मजबूरी है, कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते, वरना हमारे दर्शकों को वो वीडियो जरूर दिखाते, जिसमें नरेंद्र मोदी शेखी बघार रहे हैं। इसको डींग मारना कह सकते हैं। ठीक है, उनके कार्यकाल में हुआ तो कह सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि ये जो बंदरगाह है चाबहार, इसका जो सामरिक महत्व है, इसका जो व्यापारिक महत्व है, इसका जो रणनीतिक महत्व है, उसी के चलते इस ठिए पर पहुंचने की कोशिशें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय शुरू हुई थी। मूल विचार अगर हम कहें तो उस समय आया था। उसके बाद सन 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। मनमोहन सिंह 2012 में ईरान गए थे, तेहरान। उनके समय उन्होंने ये अपनी जिज्ञासा, अपनी रुचि ईरान के शासकों के सामने जता दी थी कि भारत इसमें शामिल होना चाहता है। अंत में वो नरेंद्र मोदी की सरकार में समझौता हुआ, लेकिन इसकी आधारशिला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रख दी थी। अब इसका महत्व समझिए। इस चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत की जो पहुंच है, हमारा जो रास्ता है, वो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक इसके जरिए हो सकता था। अभी हमें पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, जो ग्वादर पर तो चीन का भी कब्जा है, चीन के साथ गलबहियां पाकिस्तान किए हुए हम सब जानते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है उस रास्ते को अख्तियार करना। लेकिन अगर चाबहार पर हम हैं तो हम उस रास्ते से व्यापारिक कामकाज के लिए अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक पहुंच सकते थे। अब सवाल यह है कि जब इतना बड़ा समझौता था, चाबहार पे हमारी मौजूदगी इतनी बड़ी थी कि हमारी वेबसाइट बनी हुई थी, कंपनी थी, भारत के डायरेक्टर्स थे उस साझेदारी में, तो पहले तो ये बता दें कि ये सूचना इसलिए आधिकारिक अधिकृत है कि भारत उससे बाहर हो गया है। इसका प्रमाण यह सिर्फ खबर ऐसे ही नहीं है निराधार। नंबर 1, कंपनी में से डायरेक्टर्स के इस्तीफे हो गए, यानी सब लोग वहां से मुक्त हो गए। नंबर 2, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो वेबसाइट बनी थी सरकार की तरफ से, सरकारी वेबसाइट थी, वो डिलीट कर दी गई है, इनएक्टिव है। अब उसको ढूंढने आप जाएंगे, मिलेगी नहीं वो। यानी हर तरह से अब भारत की मौजूदगी चाबहार में नहीं है, ये सुनिश्चित कर दिया गया। लेकिन अब $1 मिलियन सवाल क्वेश्चन ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमने इतनी बड़ी परियोजना, जिसे लेने के लिए हम दशकों से लगे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, 3 प्रधानमंत्री जुटे, 3 प्रधानमंत्रियों के प्रयास उसमें शामिल है। हम नरेंद्र मोदी को श्रेय दे देते हैं। तो भाई साहब, आप अपने घर में बैठकर जिसके लिए डींग मार रहे थे, उसे छोड़ क्यों दिया? एकदम छोड़ा इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने अभी सिर्फ 2 दिन पहले ये कहा कि जो चीन के साथ धंधा करेगा उस पर 25% और टैरिफ लगा दिया जाएगा। हम तो पहले ही 50% टैरिफ की मार में हैं। प्लस 25 अर्थात 75% टैरिफ हमारे ऊपर थोपा जाने वाला है। और क्यों?
क्योंकि अगर आप ईरान के साथ कोई धंधा करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, किसी परियोजना में शामिल रहेंगे, तो आपके ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लग जाएगा। इतनी सी घुड़की में, इतनी सी धमकी में हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। हम बहुत मजबूर होकर विवशता के साथ बार बार उस बात को दोहराने के लिए मजबूर होते हैं कि नरेंद्र मोदी बार बार सरेंडर कर रहे हैं। वे सरेंडर करते हैं, इसलिए हमें दोहराना पड़ता है जो राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। वो सीज फायर के मामले में कहते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं 10 मई से लेकर अब तक, लंबी फहरिस्त है जो ये बता रही है कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो चाबहार से बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, ये छोटी घटना नहीं है। मुंबई तो एक शहर है, उसके मेयर पर चर्चा की जा रही। जी मैं जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे थे उसी इंटरव्यू को मैंने भी देखा। उसमें नरेंद्र मोदी जी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि तीसरा आदमी कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है जी। ये उनके शब्द है। ये कमाल की बात है। आप मतलब जो बात कह रहे थे, अभी 1.5 साल जो है वो बीता है, 2 साल हो जाएंगे अब लगा लीजिए, खुद इस बात को कह रहे थे कि तीसरे आदमी की वजह से कौन नाराज होगा, मैं ये सोच करके डील जो है वो नहीं रोकूंगा। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है। बिल्कुल, आपने सही वाक्य विन्यास दोहराया और आपने जो जी लगाया है आखिर में, हाँ, वो उस ऐतिहासिक बातचीत में नरेंद्र मोदी जी ने हर वाक्य के बाद जी बोला है। ये मेरी बड़ी सफलता है जी, मैं किसी तीसरे की नहीं सुनूंगा जी। लेकिन अब वे डोनाल्ड ट्रंप के सामने जी 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 कर रहे हैं। जितनी बार उन्होंने जी उसमें बोला था, उससे दुगनी बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने जी स्तर कर रहे हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि एक धमकी से थोड़े दिन तो इंतजार करते, थोड़ा बात करते, अपना पक्ष रखते कि हम इतना सारा $120 मिलियन लगा चुके हैं, ये बट्टे खाते में चला जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब का जो बयान है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, ईरान वाला जो मसला है, ये 10 दिन भी नहीं बीते हैं। अभी एक तक हफ्ता नहीं लेटेस्ट बीता। नहीं, 10 दिन तो छोड़िए, अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ। तो एक हफ्ता नहीं झेल पाए इस बात को, और ये वर्षों की मेहनत वो पानी में चली गई। पानी में चली गई। सवाल आपने अपने इंट्रो में कहा था, बात पैसे की नहीं है, बात देश के स्वाभिमान की है, रणनीतिक स्थिति की है। लेकिन बात पैसे की भी है, की नहीं हम मान रहे हैं। $120 मिलियन, आपने बढ़िया उदाहरण दिया कि अगर हिंदुस्तान के 1,80,000 1,08,600 लोगों को ये 1,086 करोड़ रुपए है, और इसमें 1,08,600 लोगों को अगर लाइन में, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली से खड़े करके और अगर बनारस तक चैन बनाया जाए तो चैन बन जाएगी। 1-1 लाख रुपए हर आदमी को मिल जाए। 15 लाख वाली बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसा भी महत्वपूर्ण है। $120 मिलियन कम नहीं होते। ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, और वो ईरान वापस नहीं देगा। वो तो राजसात हो गए, एक तरह से जब्त हो गए पैसे, डूबत खाते में चले गए, वो तो मिलना ही नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इससे ये साबित होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की घुड़कियों के सामने हम कितनी जल्दी झुक जाते हैं। अरे 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने बातचीत चलाकर देखिए। ट्रेड डील के लिए आप 5 महीने से बात कर रहे हैं, कोई खुलासा नहीं हो रहा। हर बार पीयूष गोयल कोई बयान दे देते हैं, हर बार कोई सरकारी प्रवक्ता कुछ कह देता है, विदेश मंत्रालय कुछ कह देता है, वाणिज्य व्यापार मंत्रालय बयान दे देता है। लेकिन ट्रेड डील होगी कब और किन शर्तों पे होने वाली है? क्या हम अपने सारे राष्ट्रीय हितों को गिरवी रखकर अमेरिका से ट्रेड डील करने वाले? कितना टैरिफ कम करा पाएंगे? कि वो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ थोपते रहेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे? मे आई सी यू सर प्लीज। क्या भारत के प्रधानमंत्री की इतनी दुर्दशा हो गई है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए चिरौरी करेगा? वो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं घिघिया रहे थे। हम नहीं उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते, हम तो चिरौरी पर्याप्त मुहावरेदार शब्द है।
विनती कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति से। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देश झुक क्यों रहा है? हमारी विदेश नीति, हमारी वाणिज्य व्यापार नीति, हमारी आर्थिक नीतियां, ये सब अमेरिका तय करेगा। और नरेंद्र मोदी कहेंगे कोई तीसरा व्यक्ति क्या सोचता है जी, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं जी। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह दें तो आप जी जी करने लगते हैं। जी धर्मेंद्र जी। जी एक यहाँ पे हम लोग स्पष्ट कर दें कि यहाँ हम कोई बहुत शौक से नरेंद्र मोदी को या उनको जो है नरेंद्र सरेंडर वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ही जो है वो सीरियस इशू है कि एक इतना भारत के लिए वो ऐतिहासिक कदम जिसके लिए 3 प्रधानमंत्री लगे और उसके बाद में जो हासिल हुआ वो आपके राज में हुआ, आपने उसका तमगा लिया। और फिर ये चाबार पोर्ट जिसकी आधारशिला जो है वो एक तरीके से बीजेपी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई, तो उसको लेकर के मिडिल ईस्ट में जो हमारा एक रास्ता खुलता, क्योंकि भारत के लिए तो पहले ही मुसीबतें बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के साथ में कुछ होता है तो एयर स्पेस जो है वो बंद हो जाता है, वहाँ फिर हमें हवाई रास्ते से जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करना पड़ता है। अब अगर ये चाबार पोर्ट अगर बन रहा था तो मिडिल ईस्ट में तेल लेकर के आना और वो सारी चीज़ें जो है वो आसान होती हमारे लिए, और बाकी हम वहाँ पर रह कर के बेच पाते। तो ये आप एक बार मैं आपसे फिर समझना चाह रहा हूँ कि ये इतनी हल्की खबर है, इतनी छोटी खबर है, या फिर चाबार पोर्ट नहीं मिला तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिला कुछ और देख लेंगे, इतना हल्का है क्या? बिल्कुल नहीं धर्मेंद्र जी, ये बड़ा मामला है। अगर इतना हल्का होता, कोई छोटा मोटा कोई ठिकाना है, भारत को चाहिए था मिल गया तो ठीक है, चला गया तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये विषय इतना छोटा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, खुद नरेंद्र मोदी इतने दिनों तक, इतने सालों तक कोशिश नहीं करते उसके लिए। साधारण तौर पर मिल जाता तो ठीक है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा महत्व है। यही तो वजह है कि नरेंद्र मोदी खुद इसका श्रेय ले रहे थे गोदी मीडिया के इंटरव्यू में। वरना क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर अपनी शेखी बगाड़ने की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा धर्मेंद्र जी, मैं एक भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते, धर्मेंद्र सिंह जी आप भी एक सच्चे भारतीय होने के नाते कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से जाना जाए कि वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर कर देता है। वे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वे बार बार ऐसा कर रहे हैं, बार बार राष्ट्रीय हित गिरवी रखे जा रहे हैं, बार बार देश के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है, देश का सम्मान मिट्टी में मिल रहा है, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा धूल दूसरित हो रही है, उस पद पर नरेंद्र मोदी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम नरेंद्र की बजाय धर्मेंद्र होता तब भी हम चिंता करते। और इसमें इसमें मुझे लगता है कि एक चीज और है जो हमें देखनी चाहिए। आज एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ईरान अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ईरान वो जो है वो एक तरीके से मुल्क है जिसने भारत का हमेशा से साथ दिया, और आज ईरान भी इस बात को महसूस कर रहा होगा कि जब उसके ऊपर मुश्किल आई तो भारत पीछे हट गया, क्योंकि नुकसान ईरान का भी है, और कल को फिर एक तरीके से ये कहें कि आगे के लिए भी मुश्किलें हमारे लिए यहां से खड़ी हो रही हैं। देखिए, ईरान हमारा परंपरागत मित्र है, हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं, सदियों पुराना रिश्ता है। इसके बाद भी ईरान उन गिने चुने देशों में से है जिसने हमेशा आड़े वक्त में हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़ा रहा है। इस वक्त उसका मुश्किल वक्त है, आपने ठीक कहा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हंटर लेकर निकले हुए हैं, पूरी दुनिया पर हंटर फटकार रहे हैं। उनको अब ईरान भी चाहिए, उस पर कब्जा चाहिए, या अपनी कठपुतली सरकार वहां चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि वहां वे अपने सील कमांडो भेजकर अली खamenei को उठवा लेंगे, वो मुमकिन नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया को ऐसा लगता है, अमेरिका को भी ऐसा लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं। हो सकता है उसने एटॉमिक वेपन तैयार कर लिए हो, इसलिए अमेरिका किसी ऐसे देश में हाथ नहीं डालता जिसके पास परमाणु हथियार हो।
वो उत्तर कोरिया के तानाशाह की तरफ भी नहीं देखता, वो भी कह देता है मेरे पास एटम बम है उसके पास। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की नजर तेल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधनों पर, कुदरती खजाने पर रहती है। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, पहले या दूसरे नंबर का। इसलिए अमेरिका चाहता है उसमें दखल देना। वहां जो आंदोलन चल रहे हैं, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लें, चूंकि चाबहार का मामला है। जिस तरह से वहां आंदोलन चल रहे हैं, सरकार विरोधी आंदोलन, खास तौर से पश्चिम का मीडिया उन्हें उस तरह से दिखा रहा है कि वहां की जनता खमेनेई के खिलाफ है, लोग मारे जा रहे हैं, सरकार बहुत अन्याय अत्याचार कर रही है। ये दरअसल में एक पक्ष है। लेकिन वहां जो जनता सरकार के वहां साथ खड़ी है, खमेनेई के साथ लोग खड़े हैं, उसको कोई नहीं दिखा रहा। हमारे देश का गोदी मीडिया भी अमेरिका और पश्चिम के मीडिया के इशारे पर ही नाच रहा है। हमारा स्पष्ट मानना यह है कि जिन लोगों ने फिलिस्तीन में, गजा पट्टी में इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको तो यह हक है कि आज ईरान में सरकारी अत्याचार, जो भी गोलीबारी, लाठीचार्ज हो रहा हो, जो भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर बात करने की। लेकिन जो लोग तब खामोश थे, इजराइल के नरसंहार पर नहीं बोले, उनमें से किसको हक है? वे किस मुंह से बात करेंगे ईरान में सरकारी जुल्म की? और अमेरिका कौन होता है वहां दखल देने वाला? उसके अपने देश में इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लाखों लोग सड़क पर हैं। वहां जिस तरह से इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक महिला को गोली मार दी, अमेरिका सड़कों पर है। तो इस वक्त ईरान मुश्किल में है। आपने बड़ी सही दिशा में सवाल को लेकर आप गए हैं कि क्या ईरान को ऐसा नहीं लगेगा कि जब उसका आड़ा वक्त था, उसका बुरा वक्त था, तब भारत ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग में तो यही हो रहा है। ईरान को समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के चलते हमसे ये वाला रिश्ता खत्म किया है भारत सरकार ने। कल को तेल खरीदना कम कर देंगे, कल को और दूसरे व्यापार है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वापस आपको भारत लेकर के आता हूं। ईरान की हमने बात की, ये आप बता रहे हैं डायरेक्टर का इस्तीफा हो गया है, वेबसाइट जो है वो डिलीट कर दी गई है। कहीं कोई गुंजाइश आपको नजर आती है इसमें अभी भी, या अभी बस केवल सरकार जो है वो आकर के स्पष्ट करेगी? और आपको लगता है कि सरकार कम से कम जिम्मेदारी से कुछ इसमें बताएगी कि मामला मसला क्या है, किस तरीके से है, या इसको भी एक नया मास्टर स्ट्रोक जो है वो बता देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे नहीं, महंगा था, ये सस्ता था, ये था, ये भी मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा? या इसमें कोई गुंजाइश है अभी भी इस समझौते में, इस परियोजना में? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो गोदी मीडिया बता सकता है। जो गोदी मीडिया चाबहार मिलने को मास्टर स्ट्रोक बता सकता था, जो नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे काट सकता है, वो मीडिया कल, आज शाम तक या कल तक ये भी बता सकता है कि अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया, ये तो देश हित में है। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, चाबहार से अपना कामकाज समेटा। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि भारत को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब आपका ये जो सवाल है कि क्या अब कोई गुंजाइश है, क्या अभी भी हम उस काम में वापस जा सकते हैं, क्या हमारी कंपनी, हमारी सरकार वहां मौजूद रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि एक बार ऐसे सौदे जब टूटते हैं, ऐसे समझौते जब खत्म होते हैं, तो बहुत आसानी से उनको रिवाइव नहीं किया जाता। क्योंकि जिस देश के साथ आपका रिश्ता टूटा है, वो ये जरूर पूछेगा कि भाई उस वक्त ऐसा क्या था कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा सरकार कुछ बताएगी। ये सरकार कुछ बताती कहां है? अमेरिका के इशारे पर रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। आधिकारिक रूप से क्या भारत सरकार ने आज तक कुछ बताया? क्या डोनाल्ड ट्रंप के उस दिन एयरफोर्स वन में, जिस दिन ट्रंप ने यह कहा था कि मोदी जानते हैं मैं उनसे खुश नहीं हूं, उनके लिए मुझे खुश रखना जरूरी है, खुश करना जरूरी है, इसलिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है? उनके इस बयान के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान आया? नहीं आया। लेकिन पुष्टि किसने की? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 24 घंटे के भीतर, ट्रंप के बयान के 24 घंटे के भीतर एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें बताया
कि उसने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। तो अब इस मामले में भी कोई प्राइवेट कंपनी बता देगी, भारत सरकार विदेश मंत्रालय ये अधिकृत रूप से आपको कुछ बताएं या देश को कुछ बताएं, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। क्योंकि अब हमारी सरकार यूएसए शब्द लिखना भूल गई है। वेनेजुएला पर जिस दिन हमला हुआ, बड़ी मुश्किल से घंटों बाद एक प्रेस नोट जारी हुआ, बयान जारी किया भारत सरकार ने, उसमें अमेरिका शब्द नहीं था, यूएसए नहीं था। क्यों भाई? आप वेनेजुएला के हालात की चिंता कर रहे हैं, कंसर्न दिखा रही है भारत सरकार, लेकिन वहां जो हालात बने हैं वो किस देश की वजह से बने हैं? किसने वहां पर आक्रमण किया है? कौन राष्ट्रपति को, सपत्नी को ठहराया है? उस देश का नाम तो बताइए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अब यूएसए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही प्रेस नोट में। डोनाल्ड ट्रंप के 66 बार 70 बार सीज फायर के दावे का खंडन नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। एक बार संसद में कह दिया था कि किसी तीसरे देश के नेता का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे नाम लेकर बताइए ना, अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का। तो ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहे हैं ना अमेरिका का नाम ले रहे हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर ये कहना पड़ता है, बहुत दुखी मन से कहना पड़ता है। और इसमें ट्रंप भी, बस बहुत लास्ट में बहुत संक्षेप में बात करेंगे। ट्रंप ऐसा तो है नहीं कि यहां ब्रेक लगा लेंगे कि चलो चलिए भैया बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात का मान रख लिया, अब 25% टैरिफ क्या और 25% और कम कर देंगे, ऐसा भी नहीं है कोई। ट्रंप को जानने वाले अब तो कम से कम सब जान ही चुके हैं ट्रंप को। देखिए, ट्रंप कब रुकेंगे ये भगवान भी नहीं जानता होगा। वे इस वक्त अपनी मर्जी के मालिक हैं। भारत सरकार जिस तरह बार बार उनके सामने झुकती जा रही है, उससे उनके हौसले और बढ़ रहे हैं। एक बार भी अगर प्रतिकार किया गया होता ठीक से, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप रुक जाते। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार कड़े शब्दों में अमेरिका को आंखें नहीं दिखा पा रहे, जैसी श्रीमती इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को दिखाई थी बांग्लादेश युद्ध से पहले। जब तक ऐसे तेवर नहीं दिखाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में कुछ और थोप सकते हैं। भारत सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए वे अपनी कोई भी मर्जी थोप सकते हैं। और अभी तो पूरे 2 साल बाकी है उनके, अभी तो 2 साल बाकी हैं। इसलिए ये चिंता की बात है। अब देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। उन कारणों पर जरूर विचार करना चाहिए, वे कारण ढूंढे जाने चाहिए। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट परियोजना के अंदर वापसी का रास्ता बंद है। दूसरा ये है कि कल को ईरान आपको भी आंखें दिखाएगा कि आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, अब हम आपका साथ क्यों दें। पुराने जो रिश्ते थे उनमें भी आपने खटाई डाल दी है। और तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप शांत हो जाए या आपसे खुश हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा घटनाक्रम जो है वो होता है, उसके बाद में देश की सरकार सामने आकर के बताती नहीं है कि भैया ये मसला क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मीडिया से तो आप उम्मीद क्या ही करेंगे। यही मीडिया है जो शुरुआत में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर के कह रही थी कि ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे लिए रोजगार और उत्पन्न होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा, हम दवाई बेचते हैं, ये है वो है। और अब जा करके पता चल रहा है कि ट्रंप के उस बयान का मतलब क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब आप आए, और सबसे बड़ी बात यह कि देश के लिए बहुत चिंता की बात है। और अब सरकार इसमें किस तरीके से सामने आकर के क्या जवाब देती है, मुझे लगता है कि जवाब का इंतज़ार तो कम से कम हमें करना ही चाहिए, और बाकी जो होगा वो हम आपके सामने लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।